वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का पार्ट 1 हमने इससे पहले देख चुके हैं और आज की इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख रहे थे, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे पूरी बुक के वो सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेकर हम चल रहे थे, उसका पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप पार्ट 1 देख सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए तो आपके जो 4-6 नंबर के वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ये मेरी गारंटी, इससे ही आपको पूरे क्वेश्चन फंस जाएंगे, 100% चांसेस हैं। तो आइए हम वीडियो को बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 31 है कि इससे पहले वाला वीडियो जो था उसमें हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, उसमें 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा था। आज के इस वीडियो में हम 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हेरोइन किसका रूप होता है? जो हेरोइन होता है वो किसका रूप होता है? क्या तंबाकू का रूप होता है, या पोस्त का रूप होता है, या धतूरा का, या भांग का? देखिए, अगर हम हीरोइन की स्टूडेंट बात करें तो हीरोइन एक किसका रूप होता है, किसका दूसरा रूप होता है? तो वो पोस्त जो होता है उसी का हीरोइन दूसरा रूप होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इनमें से कौन सा अंग, इसमें से कौन सा अंग है जो शरीर की प्रतिरक्षा में भाग नहीं लेता है? ये जो थाइमस हो गया, मस्तिष्क हो गया, प्लीहा हो गया, या लाश का गांठ है, इसमें से कौन सा अंग ऐसा है जो शरीर की प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो अगर हम बात करें मस्तिष्क की, तो मस्तिष्क की है जो है हमारे शरीर की प्रतिरक्षा में भाग नहीं लेता है। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ तक ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? प्रोटीन प्रचुरता वाला पादप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, और यहाँ तक कि नीट में तो बहुत ज़्यादा आ चुका है, कई बार आ चुका है नीट में भी ये क्वेश्चन। तो ये लिए इसलिए एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या यूरोथ्रिक्स होता है, स्पाइरोलिना होता है, स्पाइरोगाइरा होता है, या मॉस होता है? सबसे प्रचुरता वाला यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है वो कौन सा पादप होता है? देखिए, अगर हम सबसे ज़्यादा प्रोटीन की बात करें तो स्पोरुलिना जो होता है, स्पाइरोलिना, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम लोग बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। देखिए, हम विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत में, अपनी इंडिया में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को, के सी मेहता को, MR कश्यप को, बीरबल साहनी को? अगर हम भारत की बात करें, इसमें हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपके साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि ये क्वेश्चन आर्ट में भी पढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि ये क्वेश्चन व्यवसायिक में भी पढ़ाया जाता है। यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन है सभी में लगभग पढ़ाया जाता है, पर्यावरण वाले चैप्टर में और ये प्रतंत्र वाले चैप्टर में आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। यहाँ तक कि ये GS का भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट, हमारे पास 35 नंबर क्वेश्चन है कि बीटी फसलों के निर्माण में भाग लेने वाले जीवाणु हैं। जो बीटी फसल जिससे बनी है उसमें भाग लेने वाला, जो निर्माण करने वाला जीवाणु है वो कौन सा है? बैसिलस ट्यूबरक्लोसिस था, बैसिलस थ्यूरेंजियंसिस है, बैसिलस थेरोगेस है, या इनमें से कोई नहीं? अगर हम बीटी की बात करें तो इसका जो पूरा रूप यानी कि इसमें जो भाग लेने वाला जीवाणु था उसका नाम था बैसिलस थ्यूरेंजियंसिस। ठीक है, बैसिलस थ्यूरेंजियंसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान IARI स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान, ठीक है, इसमें भारतीय कृषि की बात कर रहा है। अगर हम बात करें भारतीय धान अनुसंधान की, भारतीय धान अनुसंधान की यानी कि IRRI की, भारतीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, संस्थान की बात करें तो वो कहाँ है? अगर हम इसकी बात करें तो फिलीपींस में। पहले हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आउट ऑफ सिलेबस है यानी कि इस वीडियो में हमने डिस्कस नहीं किया, हमें ध्यान आ गया तो हम आपको बता दे रहे हैं। फिलीपींस है स्टूडेंट, फिलीपींस में है। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IA
RI स्थित है, कहाँ स्थित है बताइए, भारत में कहाँ स्थित है, कटक में स्थित है, हैदराबाद में, या नई दिल्ली में, या मैसूर में। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान वो है कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, मधुमक्खियों में एक विशेष प्रकार का नाच किसका उद्देश्य है। जो मधुमक्खी होती हैं भिनभिनाती रहती हैं, जो नाचती जैसी रहती हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, क्या जनन यानी कि रिप्रोडक्शन उद्देश्य होता है, विदेशी मक्खियों का विनाश होता है, भोजन की तलाश होता है, और भोजन के स्रोत की सूचना देना होता है। बताइए क्या होता है। देखिए अगर हम बात करें जो मधुमक्खी एक विशेष नाच होता है, हर समय एक नाच नहीं नाचती हैं, भिनभिनाने की एक आवाज़ नहीं होती है, तो वहाँ पर जो उनका डांस होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर अगर एक विशेष प्रकार के नाच की बात की जाए तो भोजन के स्रोत की सूचना देने के लिए वो करती हैं। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी मक्खी को भोजन की सूचना देती हैं। अब हम बात करें बीटी की, पहले हम बात करें कौन सा जीवाणु होता है, बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस। यहाँ पर बात करता है बीटी कॉटन किसके लिए प्रतिरोधी था, कीट के लिए प्रतिरोधी था, खरपतवार के लिए, सूखा का, या लवण का, किसका प्रतिरोधी था। अगर हम बीटी कपास की बात करें, बीटी कॉटन की बात करें तो वो हमारा कीट के प्रति प्रतिरोधी था। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। क्या है, दूध किस जीवाणु के कारण खराब हो जाता है। दूध जो होता है आपका किस जीवाणु के कारण फट जाता है यानी कि खराब हो जाता है। क्या लैक्टोबैसिलस द्वारा होता है, निम्नोकोकस द्वारा होता है, स्यूडोमोनास द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं है। अगर जो आपका दूध खराब होता है वो आपने पढ़ा होगा लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, देखिए पेनिसिलिन की खोज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, फ्लेमिंग ने की थी, वैक्समैन ने थी, डुबोइस ने की थी, या हुक ने की थी। अगर पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, किस पे की थी, पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक कवक पर की थी। ठीक है, और वो कवक कैसा था, एक कोशिकीय कवक था। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। तो स्टूडेंट 41 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन किसमें, इनमें से किसमें नहीं होता है, किसमें क्षमता नहीं होती, आप ऐसा कह सकते हैं। अर्धसूत्री विभाजन इनमें से किसमें नहीं होता है। क्या पादप कोशिका में नहीं होता है, जीवाणुओं में नहीं होता है, या जंतु कोशिका में नहीं, या इन सभी में नहीं होता। अर्धसूत्री विभाजन की बात कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अर्धसूत्री विभाजन इनमें से किसमें नहीं होता है। तो अगर हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो इनमें से किसमें नहीं होता है स्टूडेंट, वो आपके जो जीवाणु होते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं कृत्रिम प्लाज्मिड है। जो कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल प्लाज्मिड क्या है, SR 36 है, PB 206 है, UR 338 है, या PBR 322 है। इस क्वेश्चन को आपने बहुत ही ज़्यादा पढ़ा होगा। अगर कृत्रिम प्लाज्मिड की बात करें तो PBR 322 है, P है प्लाज्मिड, ठीक है, B है बोलीवार, R है रोड्रीगेज से लिया गया है। P प्लाज्मिड, B4 बोलीवार, R4 रोड्रीगेज, और 322 जो है इसका क्रमांक नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, ये फोलिफिनिया एक यूनिवर्सिटी थी, उसके नाम पर P लिया गया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, डीएनए के दो खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम। अगर डीएनए के दो खंड मान लीजिए ऐसे ऐसे खंड हैं, ऐसे ऐसे, इनको बीच में जोड़ने का कार्य कौन करता है। इसमें से देखिए लाइगेज एंजाइम करता है, या पॉलीमरेज करता है, या हेलिकेज करता है, या सिंथेसिस करता है। अगर हम बात करें लाइकेज की तो लाइकेज का काम क्या होता है, लाइकेज का काम होता है कि डीएनए के अगर एक खंड टूट गया तो उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पॉलीमरेज का क्या होता है, उसकी जो कुंडलन की क्षमता होती है वो खोलने का करता है। हेलिकेज क्या होता है, उसके बांड को तोड़ना क्या कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं, आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि जोड़ने का कार्य कौन करता है, लाइगेज एंजाइम। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, जीनी अभियंत्रिकी द्वारा किसका संश्लेषण नहीं कराया जा सकता है। जीनी अभियंत्रिकी यानी कि जीन टेक्नोलॉजी जो है उसके द्वारा हम किसका संश्लेषण नहीं करा सकते हैं, प्रोटीन्स का नहीं करा सकते हैं, एंजाइम्स का नहीं करा सकते हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स का, इनमें से किसी का भी नहीं करा सकते हैं। अगर हम बात करें संश्लेषण की तो हम किसका नहीं करा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर संश्लेषण की बात करें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो हम अगर यहाँ पर बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो कार्बोहाइड्रेट का हम संश्लेषण नहीं करा सकते। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं बायोपेरेसी का संबंध होता है। जो बायोपेरेसी है, बायोपेरेसी को हिंदी में कहें तो अगर जीव विज्ञान से संबंधित प्रोडक्ट को चुराना ही बायोपेरेसी है। ठीक है स्टूडेंट, अगर जैसे कि अगर आपने अपना कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको आपने क्या किया, पेटेंट करा दिया। जब पेटेंट कराने के बाद अगर कोई दूसरा उसी प्रोडक्ट को, उसी नाम को यूज करता तो उससे बायोपेरेसी कहते हैं। तो उस पर केस भी हम कर सकते हैं, यूज कर सकता है, वो हमसे परमिशन लेगा, हमें उसका टैक्स देगा तो वो कर सकता है, ऐसे अन्यथा नहीं कर सकता है। ठीक है, पारंपरिक ज्ञान के लिए जैव संरक्षण का उपयोग इस सभी में, या जैव संसाधन में। देखिए अगर बायोपायरेसी का संबंध यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारा चौथा ऑप्शन ही सही होगा। जैव संसाधन के
उपयोग में भी होता है, पारंपरिक ज्ञान पे के लिए भी होता है, पारंपरिक ज्ञान, और जैव संसाधन के लिए भी होता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इसका चौथा ऑप्शन इज द राइट। अब हम बात करते हैं कंपटीशन की, जो आपके कॉलेज में होता है। स्पर्धा प्रभाव डालती स्पर्धा को इंग्लिश में कहते हैं कंपटीशन। आबादी घनत्व पर, उत्पादन क्षमता पर, समुदाय विकास पर, या फिर इनमें से सभी जो भी दिए हैं इन सभी पर स्पर्धा यानी कि कंपटीशन होता है वो सभी पर प्रभाव डालने का कोशिश करता है। आबादी घनत्व, देखिए आबादी घनत्व बढ़ जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए आपके कॉलेज में 50 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, अगर उसमें से किसी ने कंपटीशन किया तो उसमें 3 ही स्टूडेंट तो निकलेंगे भाई, 3 ही तो फर्स्ट सेकंड थर्ड निकलेंगे। ठीक है, तो उसमें 3 जो स्टूडेंट निकलेंगे वही तो टॉप करेंगे, अन्यथा जो आपके जो 47 बचे उनकी तो कोई इज्जत नहीं होगी भाई, उन्हें कुछ आते नहीं तभी तो नहीं टॉप कर पाए। तो इसीलिए क्या होता है, आबादी घनत्व पर भी होता है, उत्पादन क्षमता पर भी होता है, समुदाय विकास पर भी होता है। तो इसका ऑप्शन हमें चौथा सही लगाना होगा। ठीक है स्टूडेंट, कौन पर होता है, पर बच्ची की बात कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, पर बच्ची का भोजन सदैव होता है। जो पर बच्ची होते हैं उनका सदैव भोजन क्या होता है, सदैव भोजन क्या होता है, जीवित ऊतकों पर, मृत ऊतकों पर, जीवित और मृत दोनों पर, इनमें से कोई पर नहीं होता है परबच्चियों का। अगर हम परबच्ची की बात करें तो इनमें से किस पर होता है, तो उनका होता है जीवित ऊतकों पर। ठीक है स्टूडेंट, परबच्ची की, हम मृतोपजीवी की बात नहीं कर रहे हैं, परबच्ची की बात कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हमारा 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, कवक मूल किसके उदाहरण है। जो कवक मूल होते हैं वो किसके उदाहरण होते हैं, कवक रोधन के होते हैं, रेमेनोसैलिज्म के होते हैं, या सहोपकारिता के, या प्रतिजीविता के। जो कवक मूल होते हैं वो किसके उदाहरण होते हैं, तो कवक मूल किसके उदाहरण होते हैं स्टूडेंट, सहोपकारिता के उदाहरण होते हैं कवक मूल। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम विचारधारा दी थी, यानी कि अगर बात करें पारिस्थितिक के जनक कौन माने जाते हैं, ईपी ओडम माने जाते हैं, या एजी टेंसले माने जाते हैं, या आर मिश्र माने जाते हैं, या परकिंजे के। ठीक है, तो परिस्थितिक के सर्वप्रथम परिस्थितिक के अगर आप बात कर लें जनक या परिस्थितिक की सर्वप्रथम विचारधारा दी थी तो वो किसने दी थी स्टूडेंट, अगर परिस्थितिक की सबसे पहले विचारधारा दी थी वो यही टेंसले ने दी थी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे प्राकृतिक में है, हरे पौधे जो हैं वो प्राकृतिक में क्या हैं, उपभोक्ता हैं या उत्पादक हैं, उपभोक्ता उत्पादक दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है। जो प्राकृतिक में जो पौधे हैं वो क्या हैं, उत्पादक हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, देखिए 10% का नियम, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं, ओडम है, लिंथेमान है, हेकल है, या टेंसले हैं। अगर हम 10% का जो नियम था वो किसने दिया था, जो वो आपके जो लिंथेमान एक वैज्ञानिक थे उन्होंने 10% का नियम दिया था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, भारतीय शासन ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस सन पारित किया स्टूडेंट, भारतीय जो सरकार थी उसने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि जीवों को सुरक्षा का अधिनियम किस सन पारित किया। ये क्वेश्चन आपके लिए HW में, हर बार की तरह एक क्वेश्चन इस वीडियो में भी आपके लिए HW, इसका जवाब आपको हमें देना है कमेंट बॉक्स में, क्या पहला ऑप्शन सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा और चौथा सही होगा। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन देने के पहले साथ साथ अपना नाम भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, जैव विविधता विचारधारा के जनक यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यानी कि जैव विविधता के जनक कौन है, एडवर्ड ओ विल्सन है, रॉबर्ट में है, या इनमें से कोई नहीं है, या जे डायमंड है। अगर हम बात करते हैं जैव विविधता विचारधारा के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, एडवर्ड ओ विल्सन माने जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन अगर हम बात करें पारिस्थितिक के जनक कौन माने जाते हैं, एजी टेंसले, लेकिन जैव विविधता विचारधारा के जनक एडवर्ड ओ विल्सन। इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा प्राणी लगभग विलुप्त हो चुका है, गैंडा, हिम तेंदुआ, चीता, सिंह। देखिए अगर हम भारत में बात कर रहा है, भारत में इनमें से कौन सा प्राणी है जो लगभग विलुप्त हो चुका है, तो वो आपके चीता हैं। अभी कुछ समय पहले भारत सरकार द्वारा कुछ चीताओं को, लगभग 8 चीताओं को हमारे भारत में लाया गया है। ठीक है स्टूडेंट।